हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोइट्री के फिगर ऑफ स्पीचेस। सो बेसिकली ये पोइट्री का थर्ड पार्ट रहने वाला है एंड दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर दोज एस्पिरेंट्स जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग के लिए फॉर HSSC एग्ज़ाम। सो इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ पोइट्री के ऊपर, जिसमें हमने पोइट्री की डेफिनेशन और पोइट्री के बहुत सारे फॉर्म्स हमने डिस्कस करे हैं। और ये वीडियो का पार्ट थर्ड है जिसमें हम पोइट्री की अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे। सो अगेन पोइट्री के बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि आपको वीडियो की एंड में देखने को मिलेगा, कि आपको आइडिया लग जाए कि फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आते कैसे हैं। सो इस वीडियो से आप ज़रूर एंड तक बने रहिएगा so that you don't miss on to any important thing or any important point. So now let's get started with the video. The first figure of speech that we have is alliteration. Alliteration is the repetition of words of same sound at the beginning. इस फिगर ऑफ स्पीच में हमें एक सेंटेंस दिया जाता है और जो सेंटेंस के वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स का फर्स्ट वर्ड का साउंड हमेशा सेम होता है, तो उसे हम एलिट्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ हाई हिज हाइनेस, इसके अंदर इस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट वर्ड का साउंड सिमिलर है, मीन्स एच ह का साउंड है एंड दैट इज सिमिलर। दिस इज वाई इट इज़ एन एलिट्रेशन। एक और एग्जाम्पल है पिक्चर में दिया हुआ, जैसे द टेरिबल टाइगर टोर द टावल। अब इसमें कौन सा साउंड सिमिलर है वर्ड्स का? टी सिमिलर है, तो टी की साउंड क्या होती है? ट। So this is also an example of alliteration. Next है apostrophe। ये बहुत important है, ये एग्ज़ाम में इससे questions पूछे जाते हैं। It is the direct address to the dead or absent or to a personified object or an idea. इस फिगर ऑफ स्पीच में हम ऐसे इंसान की या फिर हम एक ऐसे थॉट की, हम ऐसी वस्तु की बात करते हैं जो कि अभी प्रेजेंट नहीं है, जो कि एब्सेंट है, जो कि अभी हमारे सामने नहीं है। जब हम उसकी बात करें, या तो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, या तो इट इज़ एन आइडिया, या तो किसी इंसान की बात कर रहे हैं तो वो मर चुका है, या फिर वो एब्सेंट है, हमसे दूर है। अगर हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अपोस्ट्रोफ। फॉर एग्जाम्पल, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग दिस आवर। अब ये लाइंस बोली है वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम लंदन 1902 में। तो यहाँ पे वो किसको रेफ़र कर रहा है, ये किसको पोएम ये लाइंस रेफ़र करी है? मिल्टन को। तो मिल्टन अभी प्रेजेंट नहीं है ना, जब उसने ये लाइंस लिखी होगी तो वो उसके सामने नहीं बैठा होगा, उसके सामने नहीं प्रेजेंट होगा। सो मीन्स ही वॉज एब्सेंट दैट टाइम। सो इसलिए ये अपोस्ट्रोफ का एग्जाम्पल है। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपोस्ट्रोफ का। ओ रोमियो रोमियो वेयर फॉर आर्ट दाउ रोमियो। अब ये लाइंस बोली है जूलियट ने, और ये लाइंस उसने बालकनी में बोली है जब रोमियो उसके साथ में नहीं होता। तो ये लाइन वो खुद से ही अकेले में बोल रही है। सो ये अपोस्ट्रोफ का एग्जाम्पल है। वाई? बिकॉज इट इज़ एड्रेस टू रोमियो, जो कि अभी उसके साथ नहीं है। तो इन लाइन्स में पूछती है कि तुम मेरी लाइफ में क्यों आए हो रोमियो, बिकॉज जो जूलियट के फादर होते हैं वो इनके रिश्ते के खिलाफ होते हैं, बट दे लव ईच अदर। तो इसलिए वो बहुत दुखी है कि मेरी लाइफ में तुम क्यों आए। तो वो उससे सामने से नहीं पूछ रही, वो अकेली अपनी बालकनी के बाहर खड़े होके देख के बोल रही है स्काई की तरफ कि मेरी लाइफ में रोमियो तुम क्यों आए। ठीक है, तो ये अभी जब ये लाइंस बोलती है तो इन लाइंस में रोमियो इज़ नॉट प्रेजेंट बट इट इज़ एड्रेस टू हिम। ये लाइंस उसको एड्रेस करती है। दिस इज वाई इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अपोस्ट्रोफ। एपिग्राम। An epigram is a short, interesting and witty thought or idea on a particular subject, usually presented in a funny manner. एपिग्राम एक शॉर्ट सा रिमार्क होता है जो कि बहुत विटी मैनर में प्रेजेंट करते हैं। विटी मतलब काफ़ी स्मार्ट मैनर में बोल लो या फिर काफ़ी फ़नी मैनर में। जब आप ऐसा एक रिमार्क करते हो तो सामने वाला कुछ बोलने लायक रहता ही नहीं है। इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ रिमार्क, उसे हम एपिग्राम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
इट इज़ बेटर टू लाइट अ कैंडल दैन कर्स द डार्कनेस। जैसे कि लाइट चली गई तो आप किसी को बोल रहे हो कि अंधेरे को दोष देने से अच्छा तुम अभी मोमबत्ती जला लो। तो ये क्या है, ये एपिग्राम है, ये एक ऐसा रिमार्क है कि काफ़ी आपने स्मार्ट मैनर में बोल भी दिया कि मोमबत्ती जला लो, और दूसरे सामने वाले बंदे को चुप भी करा दिया कि बार बार ही मत बोलो कि लाइट चली गई है। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ वी डोंट एंड वॉर, वॉर विल एंड अस। इसका मतलब है अगर हम लड़ाई नहीं ख़त्म करेंगे तो लड़ाई हमें ख़त्म कर देगी। अगेन इट इज़ अ वेरी स्मार्ट रिमार्क कि हम इसको सिंपल वे में भी बोल सकते हैं कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए या हमें लड़ाई ख़त्म कर देनी चाहिए, बट इसको आप स्मार्ट वे में कैसे बोल रहे हो, ये लड़ाई ख़त्म करो नहीं तो लड़ाई हमें ख़त्म कर देगी। सो इट इज़ अ वेरी स्मार्ट एंड विटी रिमार्क। Next is litotes. It is an understatement in which an affirmative is expressed by the negative of the contrary. There is a use of no or not. लिटॉट्स क्या है, बहुत सिंपल है इसको समझना। अब हम एक सीधे सेंटेंस को ना बोलकर हम उसको थोड़ा टेढ़े वे में बोले, मतलब उसको थोड़ा हम नेगेटिव वे में बोले, तो उसे हम लिटॉट्स बोलते हैं। इसके अंदर यूज़ होता है या तो नो का या तो नॉट का। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं। यू आर नो फूल मैगनीज मीन्स यू आर वाइज। अगर हमें कोई इंसान है मैगनीज, उसे हमें बोलने की आप समझदार हो, हम सिंपल वे में उसे बोल सकते हैं कि मैगनीज तुम तो बहुत समझदार हो, बट उसको हम थोड़े अलग वे में बोल रहे हैं कि तुम बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं हो। ठीक है, यू आर नॉट अ फूल। यू आर नॉट अ फूल का मतलब कि तुम एक समझदार इंसान हो। ठीक है, तो हम अपनी बात को सीधे तरीके से ना बोलते हुए हम उसको एकदम ना लगाकर नो या नॉट का यूज़ कर कर बोले तो उसे हम बोलते हैं लिटॉट्स। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यू आर नॉट दैट बैड। अगर किसी ने कोई काम किया, हम उसे बोले अरे वाह यू आर नॉट दैट बैड, मतलब कि तुमने वो काम अच्छे से कर लिया है, तुम इतने भी बुरे नहीं थे। तो हम उस इंसान को हम ये भी तो बोल सकते हैं अरे तुमने तो बहुत अच्छे से काम कर लिया या तुमने काम सही तरीके से किया। बट ऐसा सिंपल वे में ना बोल के हम उसको बोल रहे हैं कि तुमने इतने बुरे तरीके से भी काम नहीं किया। ठीक है, तो जहाँ पे हम नो या नॉट का यूज़ कर ले तो उसे हम बोलेंगे लिटॉट्स। नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल पेपर में बहुत पूछा जाता है, ये वाला फिगर ऑफ स्पीच, तो अब ये समझते हैं। इट इज़ एन एग्जैजरेशन और ओवर स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग ग्रेटर मीनिंग। एग्जैजरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो उससे हम बोलते हैं एग्जैजरेट करना। सो हाइपरबोल ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम किसी भी चीज़ को हम बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि हमने जो सेंटेंस बोला है या हमने जो लाइन बोली है उस पे हम एम्फसाइज कर सके, उसकी हम इम्पोर्टेंस बता सके। नहीं तो हम उस लाइन को बहुत सिंपल वे में भी बोल सकते हैं, बट बढ़ा चढ़ा के हम कोई चीज़ क्यों बताते हैं कि हम सामने वाले का ध्यान आकर्षित कर सके, है ना। सो इसलिए इसे हम हाइपरबोल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे। आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे। जैसे आपके पास बहुत सारा काम है करने को, बट आप सामने वाले को बताना चाहते हो कि मेरे पास, एक तो सिंपल वे है कि मेरे पास यार आज बहुत काम है करने को, ठीक है, उसके ऊपर शायद इतना इफेक्ट ना पड़े। अब वो इफेक्ट डालने के लिए आप उसको बोल रहे हो कि मेरे पास आई हैव मिलियंस ऑफ वर्क, मेरे पास लाखों या करोड़ों चीज़ें आज करने को। क्या किसी के पास लाखों या करोड़ों चीज़ें हो सकती है? नो। सो इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल। हाइपरबोल, इसे जस्ट एग्जैजरेट करके आप बोल रहे हो कि मेरे पास करोड़ों चीज़ें हैं करने को, कि आप सामने वाले को इफ़ेक्ट दिखा सको अपनी स्टेटमेंट का। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई जोग्राफी टीचर इज़ ओल्डर दैन दी हिल्स। अब आपकी कोई ओल्ड टीचर है, आप सामने वाले को एक सिंपल वे में बता सकते हो कि मेरी मैम बहुत ओल्ड है या मेरी मैम बहुत बूढ़ी है, बट आप वो इफ़ेक्ट डालने के लिए आप क्या बोल रहे हो कि मेरी मैम पहाड़ों से भी ज़्यादा पुरानी है। इस लाइन का यही मतलब है, माई जोग्राफी टीचर इज़ ओल्डर दैन दी हिल्स। हिल्स मतलब पहाड़, कि मेरी जो जोग्राफी टीचर है वो पहाड़ों से भी ज़्यादा उसकी एज है। तो ऐसा ऑब्वियसली नहीं हो सकता। जस्ट टू शो एन इफेक्ट, एम्फसाइज करना अपने स्टेटमेंट को, हम हाइपरबोल का यूज़ करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा। मोर ओवर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट 6 टाइप की तरफ। नेक्स्ट वन वी हैव इज़ एसोनेंस। एसोनेंस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो आप देखेंगे कि एसोनेंस से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले के एग्जाम्स में। सो अब समझते हैं कि एसोनेंस होते क्या हैं। इन एसोनेंस वावल साउंड्स आर रिपीटेड इन अ लाइन। एसोनेंस कैसा फिगर ऑफ स्पीच है, इसके अंदर हमें एक सेंटेंस दिया रहेगा और इस सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के अंदर वावल साउंड होगा। ठीक है, आई होप वावल साउंड्स पता है सबको कि क्या होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या है, वावल्स। तो अगर वावल साउंड्स हैं वर्ड्स के अंदर तो उसे हम बोलते हैं एसोनेंस। अब ये एलिट्रेशन से अलग है। एलिट्रेशन में फर्स्ट वर्ड का साउंड सेम होता है एंड वो वावल साउंड नहीं होता, वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है। मतलब इन पांचों को वावल्स को छोड़ के जो और भी वर्ड्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के वो सब कॉन्सोनेंट्स है। सो अगर कॉन्सोनेंट साउंड है फर्स्ट वर्ड में तो उसे हम बोलते हैं एलिट्रेशन। और सेम क्वेश्चन आप देखना पूछा गया है, कॉन्सोनेंट साउंड अगर फर्स्ट वर्ड में है उसे क्या बोलते हैं, उसे एलिट्रेशन बोलते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे एसोनेंस। एसोनेंस में वावल साउंड आता है और वावल साउंड की पोजीशन फिक्स नहीं होती। चलो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, डियर कम नियर फियर नॉट। तो आप यहाँ देख सकते हैं हर एक वर्ड में वावल साउंड है। अब इन वावल साउंड्स की पोजीशन फिक्स नहीं है कि लास्ट में है, फर्स्ट में है या मिडिल में ही है। ठीक है, बट होना ज़रूरी है। पोजीशन इज़ नॉट फिक्स्ड ऑफ द वावल साउंड। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, पेशेंस ऑलवेज पेज। आप देख सकते हैं पेशेंस ऑलवेज पेज में भी वावल साउंड आ रहा है ए। अब अगेन पोजीशन इज नॉट फिक्स, आगे पीछे है, बट हर एक वर्ड में वावल साउंड होना ज़रूरी है। अगर ऐसा होता है तो वो फिगर ऑफ स्पीच एसोनेंस कहलाता है। नेक्स्ट इज आयरनी। Irony is a figure of speech in which there is a contradiction of expectation between what is said and what is really meant. Irony का मतलब होता है हमने एक स्टेटमेंट दिया, अब जो हमने स्टेटमेंट दिया उसका मतलब बिल्कुल ही अलग है जो हमने बात बोली है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, वो अपने एग्ज़ाम में फेल हो गया। ठीक है, अब टीचर उसको ऐसी बात बोल रही है कि उसको थोड़ी शर्म सी भी आ जाए। जब वो पेपर दे रही है टीचर, तो बच्चे के आए तो 2 नंबर है, बट टीचर बोल रही है कि बेटा आपने तो क्लास में टॉप किया है। तो अब इससे हम समझ सकते हैं कि टीचर का मतलब क्या है। बोला उसने कि आपने तो क्लास में टॉप किया है, बट इस लाइन का मतलब कुछ और है कि वो क्लास में उसने टॉप किया है, बट कहाँ से, नीचे से। तो जो हम लाइन बोलते हैं उसका वो मतलब वो ना होते हुए बिल्कुल उसका उल्टा मतलब होना, उसे हम बोलते हैं आयरनी। अब यही एग्जाम्पल दिया, जैसे कि आफ्टर लुकिंग एट अ स्टूडेंट्स पुअर टेस्ट स्कोर द टीचर सेज यू विल श्योरली फिनिश द ईयर विद द हाईएस्ट ऑनर्स। ये भी एक ऐसा सा एग्जाम्पल है जो कि मैंने अभी डिस्कस किया कि एक टीचर ने किसी बच्चे के नंबर देखे और उसके नंबर देखने के बाद उसे बोला कि बेटा फाइनल में तो आप फर्स्ट ही आओगे, और अभी तो वो क्लास में फेल हो रहा है, बट उसे मजाक में बोल रही है कि उसको कुछ शर्म आएगी, वो पढ़ना स्टार्ट कर दे कि बेटा फाइनल में तो आप फर्स्ट ही आओगे, अभी आपके नंबर देख के जो मुझे लग रहा है। अब उसका मतलब तो टीचर का कुछ और ही है कि वो फर्स्ट कहाँ से आएगा, ऊपर से या नीचे से, है ना। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द पायलट हैज़ अ फियर ऑफ हाइट्स। ये कितना कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। कॉन्ट्रडिक्टरी का मतलब होता है जहाँ पे 2 ऑपोजिट आइडियाज़ की बात हो रही हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है, एक पायलट है, उसका काम तो है हवा में प्लेन उड़ाना, बट उसको हाइट से डर लगता है। काम है उसका हाइट में ही जाके उसको काम करना है, ऊंची हाइट में उसको प्लेन उड़ाना है, बट उसको हाइट से डर लगता है। तो ये कितना कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, कितने ऑपोजिट 2 आइडियाज़ यहाँ पे हमें दिखने को मिल रहे हैं। तो सेम आयरनी में भी यही होता है, या तो कोई कॉन्ट्रडिक्टरी बात करी जाती है या तो कोई कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट होती है। ठीक है, तो जहाँ पे 2 हमें कॉन्ट्ररी मतलब ऑपोजिट आइडियाज़ दिखे, ऑपोजिट आइडियाज़ की बात हो रही हो, तो वो क्या है, आयरनी फिगर ऑफ स्पीच।
Next figure of speech is rhetorical. It is a figure of speech in which a question is asked without expecting an answer to stress the emotion. ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं बट हम उस क्वेश्चन का कोई भी आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे. हम बस अपने इमोशन को दिखाने के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग वे में अपने इमोशन को दिखाने के लिए हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं. इसको हम बहुत ही एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे कि मैं सुबह से काम करी जा रही हूँ और मैं सामने वाला बंदा मुझे और भी काम बोल रहा है, तो मैं उसको अब गुस्से में आके बोल रही हूँ क्या मैं पागल हूँ कि मैं उससे सुबह से काम करे जा रही हूँ. ठीक है, तो अब इसमें मैं यहाँ पे कोई भी आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रही सामने वाले से कि वो बोले हाँ या ना, नो, बट मैं अपना इमोशन एक्सप्रेस कर रही हूँ कि भाई मैं सुबह से लगातार काम कर रही हूँ. तो ये इमोशन को अपना स्ट्रॉन्ग वे में दिखाने के लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं बट हम उस क्वेश्चन का कोई भी आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते, तो उसे हम बोलते हैं रिटोरिकल. अब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया है, आर यू क्रेजी. ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि हम बहुत यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. तो कोई भी छोटी मोटी बात किसी की हो जाए गलत तो हम उसे बोलते हैं आर यू क्रेजी. तो मतलब क्या तुम पागल हो, इस लाइन का ये मतलब है. अब हम सामने वाले का ये तो हम आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते वो हमें हाँ या ना का जवाब दे, जस्ट हम उसे ये क्यों बोलते हैं अपना स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाने के लिए कि तुमने जो भी काम किया है या तुमने जो भी बात बोली है ये बहुत ही इर्रेशनल है, मतलब ये बहुत ही स्टूपिड है. तो इसलिए हम उसे बोलते हैं आर यू क्रेजी, कि हम कोई आंसर उसका एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हम अपना इमोशन दिखा रहे हैं कि तुमने जो ये बात बोली है ये गलत बोली है, या फिर जो तुम्हारा एक्ट है या जो तुम्हारा एक्शन है ये बहुत ही इर्रेशनल है. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कैसे जाते हैं. जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 5 miles meandering in a mazy motion is an example of. तो हमें बताना है ये जो लाइन है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है. हमारे पास 4 ऑप्शंस है, एनाफोरा, मेटोनिमी, एलिट्रेशन, मेटाफर. मेटोनिमी भी हम पढ़ेंगे अपनी आगे की क्लासेस में. पोइट्री की जो 4th पार्ट रहने वाली है उसमें हम और भी डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच. बेसिकली जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एलिट्रेशन. अब यहाँ पे एलिट्रेशन कैसे है, 5 miles meandering in a mazy motion. अगर आपको याद हो एलिट्रेशन में क्या होता है कि जो लेटर का फर्स्ट साउंड होता है और जो उसके साथ में और भी लेटर्स हैं उनके फर्स्ट साउंड सबके सेम रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल आप पढ़िए माइल्स मियांड्रिंग मेजी मोशन. तो माइल्स मियांड्रिंग दोनों का फर्स्ट वर्ड म है, एम है, राइट. साउंड क्या है, म. तो यहाँ पे एलिट्रेशन यूज होगा. मेजी मोशन अगेन दोनों वर्ड्स के फर्स्ट अल्फाबेट का साउंड सेम है, मेजी म, मोशन म. तो इसलिए यहाँ पे जो यूज हुई है फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the figure of speech when the real meaning is exactly the opposite of the which is expressed by words apparently. कौन सा ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें रियल मीनिंग एकदम ही उसका ऑपोजिट है, मतलब एकदम ही उसका उल्टा है. पर्सोनिफिकेशन, एपिग्राम, आयरनी या फिर ऑक्सीमरोन. तो ये हम पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हमने एक बात बोली और उसका मतलब लेकिन एकदम ही उल्टा है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था टीचर और स्टूडेंट का कि एक स्टूडेंट फेल हो गया बट टीचर कह रही है अरे तुमने तो टॉप किया है क्लास में. तो ये हमने एग्जांपल डिस्कस किया था. तो इसका आंसर है सी पार्ट, आयरनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स. बॉयज विल बी बॉयज. जो लड़के हैं वो हमेशा लड़के ही रहेंगे. अगेन शॉर्ट स्टेटमेंट एंड विटी रिमार्क. बहुत ही छोटा सा स्टेटमेंट है, बस इसका बहुत गहरा मतलब है कि जो लड़के हैं वो अपनी आदत से मजबूर है, वो लड़के ही रहेंगे. अब आप इसे किसी भी कंटेक्स्ट में ले सकते हैं कि बहुत शरारती होते हैं बॉयज़ या फिर कोई भी. तो जिसमें शॉर्ट एंड विटी रिमार्क हो उसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्राम. अभी हमने डिस्कस किया है. द आंसर इज द बी पार्ट, एपिग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स. 10,000 सॉ एट अ ग्लांस. ये भी पूछा गया पिछले साल 2020-21 में टीजीटी में. अच्छा गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक दिस.
ओके, सो 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? हेयर हाइपरबोल इज यूज्ड, मतलब 10,000 फूल मुझे एक ही नज़र में दिख गए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैंने 1 सेकंड के लिए देखा और मुझे 10,000 फूल दिख गए? मतलब मुझे बहुत सारे फूल दिखे हैं, बट इसे हम बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि 10,000 10 लाख दिख गए। तो ये कौन सा होगा जिसमें हम एग्जैजरेट करते हैं चीज़ों को? तो वो होता है हाइपरबोल। और ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है फ्रॉम द पोएम डैफोडिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। इन लाइन्स में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2013 में आ चुका है। तो पहले हम इन लाइन्स का मतलब समझेंगे। हेस्ट मतलब हरी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी करना। तो अगर कोई, इस लाइन का मतलब है अगर हम कोई भी काम बहुत जल्दी जल्दी में करेंगे वो उतना ही लेट ख़त्म होगा। अब ये कैसे पॉसिबल है कि जो काम हम जल्दी कर रहे हैं उतना ही लेट ख़त्म होगा? अगर हम कोई भी काम जल्दी करते हैं तो बहुत मिस्टेक्स होती है उसमें, है ना? अगर हम ध्यान से नहीं करते तो जब मिस्टेक्स होंगी हम उन्हें करेक्ट करनी पड़ेगी, उसमें भी टाइम लगेगा। तो ये बहुत ही एक विटी रिमार्क है, मतलब बहुत ही एक स्मार्ट स्टेटमेंट है। और ये विटी रिमार्क स्मार्ट स्टेटमेंट किस में आता है? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच ऑफ एपीग्राम। तो ये एपीग्राम की क्वालिटी है जिसमें विटी रिमार्क, स्मार्ट स्पीच और बहुत शॉर्ट स्टेटमेंट है, बट उसका मतलब बहुत गहरा है। जैसे कि ये अभी हमने पढ़ा, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। सो द आंसर इज ए पार्ट एपीग्राम। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ज़रूर मुझे बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसी लगी। मोर ओवर इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिएगा। एंड जो इस वीडियो की नेक्स्ट पार्ट रहेगी उसमें हम और सारे फिगर ऑफ स्पीचेस डिस्कस करेंगे, क्योंकि देयर आर 15 to 20 फिगर ऑफ स्पीच दैट वी हैव इन इंग्लिश पोइट्री। तो आज हमने सिर्फ 8 डिस्कस करी है, कल मैं 8 से 10 और फिगर ऑफ स्पीच लेकर आऊँगी आपके पास। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।